प्रीवियस चैप्टर जो हमने कंप्लीट किया वो था कंसाइनमेंट, और फिर आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ब्रांच। कंसाइनमेंट और ब्रांच बहुत ही सिमिलर चैप्टर हैं, दोनों में वर्किंग भी काफ़ी कुछ एक जैसी है, दोनों के अंदर जो लॉजिक है वो भी काफ़ी कुछ एक जैसा है। ब्रांच हो या कंसाइनमेंट, दोनों में हमारा पर्पस है कि अपनी लोकेशन के अलावा दूसरी लोकेशन पे भी बिजनेस करेंगे। कंसाइनमेंट वो फॉर्म है जिसके अंदर आप एक दूसरी डिफरेंट लोकेशन पे अपना एक एजेंट अपॉइंट करते हैं और उसको सामान भेजते हैं कि वो बेचे, और कोई फ्री में तो बेचेगा नहीं, वो अपनी सर्विस को देने के बदले में आपसे लेते हैं चार्जेस। किस फॉर्म में? कमीशन। दूसरा, जितना भी खर्चा कंसाइनमेंट के ऊपर लगता है, चाहे वो खुद करे चाहे वो उसका एजेंट करे, लेकिन उसकी भी रिकवरी कंसाइनर को ही करनी पड़ती है। ये जो है वो शुरुआत के लिए तो अच्छा है, छोटे लेवल पे, और अभी आपने जस्ट बिगिन किया है दूसरी लोकेशन को एक्सप्लोर करना, तो वहां पे ज्यादा झंझट झमेला करने से बेहतर है किसी पर्सन की हेल्प ले ली जाए, किसी को कंसाइनी बना दिया जाए, किसी को एजेंट बना दिया जाए और वहां पे माल बिकवाया जाए। वो थोड़ा सा कमीशन लेगा और आपका सामान बेच देगा। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है ब्रांच। यही काम अब होने वाला है जो कंसाइनमेंट में होता था, लेकिन अब थोड़ा बेटर वे में होने वाला है, और हम खुद 100% कंट्रोल करके ये सामान दूसरी लोकेशन पे बिकवाएंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दूसरी लोकेशन पे खोलनी पड़ेगी एक ब्रांच। ब्रांच खोलना एजेंट को सामान भेजने से थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि जब आप ब्रांच खोलते हैं तो उसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है। वहां पे जो स्टाफ है वो आपको अपॉइंट करना पड़ता है, वहां पे शॉप का रेंट आपको देना पड़ता है, वहां पे जितने भी खर्चे होते हैं 100% वो सारे के सारे खर्चे किसके ऊपर पड़ेंगे? जो उसका हेड ऑफिस होगा। ब्रांच के लिए जरूरी है कि पहले एक हेड ऑफिस अपॉइंट किया जाए, मतलब जो हमारी प्राइमरी लोकेशन है उसको हम बोल देते हैं अपना हेड ऑफिस, और फिर दूसरी डिफरेंट लोकेशन पे, वो कहीं पे भी हो सकती है लोकेशन, हम खोल देते हैं अपने बिजनेस यूनिट जिनको बोलते हैं ब्रांच। से ये हमारा एक हेड ऑफिस है जो कि दिल्ली में, तो हमने एक गोवा के अंदर खोल दिया अपना बिजनेस, ये होगी हमारी गोवा ब्रांच। एक हमने पटना में खोल दिया हमारा बिजनेस, ये हमारी पटना ब्रांच होगी। फिर उसके बाद हमने आगरा के अंदर खोल दिया बिजनेस, तो ये हमारी आगरा ब्रांच होगी। और हमने जयपुर में खोल दिया बिजनेस, तो ये हमारी जयपुर ब्रांच होगी। बस में एक हेड ऑफिस। ध्यान रखना, जितनी भी ब्रांच में कमाइयां होंगी वो सारी की सारी कमाई रियलिटी में किसकी कमाई है? हेड ऑफिस की कमाई है। जहां भी बिजनेस होगा सारा बिजनेस किसका है? हेड ऑफिस का बिजनेस है। और यहां भी हेड ऑफिस ही इन ब्रांच को, डिफरेंट ब्रांचेस को क्या करेगा? सामान भेजेगा बेचने के लिए, और वहां पे अपना परमानेंट स्टाफ अपॉइंट करेगा, एजेंट नहीं अपॉइंट करेगा, अपना परमानेंट स्टाफ अपॉइंट करेगा, और इसके जितने भी एक्सपेंस है वो 100% एक्सपेंस। कंसाइनमेंट में तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते थे जिसमें एक्सपेंस कंसाइनी खुद भी कर देता था। क्यों? क्योंकि उसको कमीशन मोटा मिलता था तो खर्चे करने के लिए तैयार हो जाता था। यहां पे ऐसा नहीं हो सकता। यहां पे तो जो भी एक्सपेंस होगा, जितना भी एक्सपेंस किसी भी ब्रांच के ऊपर हो रहा है, चाहे वहां पे रेंट लग रहा है, चाहे वहां पे स्टाफ की सैलरी देनी पड़ रही है, चाहे इंश्योरेंस कराना पड़ रहा है, इवन छोटे मोटे पेटी एक्सपेंस तक जो हो रहे हैं, उन सभी एक्सपेंस की पेमेंट का बोझ किस पे डलेगा? उन सभी एक्सपेंसेस की पेमेंट का बोझ हेड ऑफिस के ऊपर ही पड़ेगा। हाँ, और क्योंकि हमने वहां पे अपना परमानेंट स्टाफ अपॉइंट कर दिया है, हमें कमीशन लेकिन नहीं देना पड़ेगा। कमीशन के लिए वो काम नहीं करेगा, बल्कि वो तो सैलरी पे, जॉब पे रखे हुए कर्मचारी हैं, इसलिए उनको सैलरी मिलेगी, कमीशन नहीं मिलेगा। अच्छा, इससे क्या होगा? आप बेटर अपने प्रोडक्ट पे कंट्रोल कर सकेंगे। एजेंट आपका सामान बेचे तो बेचे, वरना दूसरे का भी सामान रख के बैठा, वो दूसरे का सामान भी प्रमोट कर सकते हैं। जब हम खुद की ब्रांच खोलेंगे तो सिर्फ एक्सक्लूसिव हमारा ही सामान बेचने के लिए वो है, वो किसी राइवल का, किसी दूसरे कॉम्पिटिटर का सामान नहीं बेचेगा, हमारा ही 100% सामान बेचेगा, हमारा 100% कंट्रोल रहेगा। एजेंट को आप ज्यादा नहीं फोर्स कर सकते, इसको 100% फोर्स कर सकते हैं, टारगेट दे सकते हैं वहां पे बैठे स्टाफ को। ठीक है, तो ब्रांच जो है वो कंसाइनमेंट का अपर वर्जन हो गया। कंसाइनमेंट बहुत शुरुआती बात है, उससे ज्यादा स्केल पे आपको जाने तो क्या करना पड़ेगा? आपको अपनी ब्रांच, खुद की ब्रांच ओपन करनी पड़ेगी। अब फिर आता है कि ये जो टाइप ऑफ ब्रांच हमारे होते हैं वो कितने टाइप के ब्रांच हम ओपन कर सकते हैं। मेनली आपके जो टाइप ऑफ ब्रांच है वो 3 टाइप की ब्रांच जो है वो ओपन होती है। जो 3 टाइप की ब्रांच होती है, ब्रांच अकाउंट्स उसी के ऊपर डिपेंडेंट होगा किस फॉर्म में हम अपने अकाउंट्स मेंटेन करेंगे। एक होती है जिन्हें हम बोलते हैं डिपेंडेंट ब्रांच,
दूसरी होती है जिनको बोलते हैं हम इंडिपेंडेंट ब्रांच, और तीसरी होती हैं जो फॉरेन ब्रांच होती हैं। फॉरेन ब्रांच जो होती है वो ऑलवेज इंडिपेंडेंट ही होती है। सबसे पहले बात करते हैं डिपेंडेंट ब्रांच कौन सी ब्रांच होती है। डिपेंडेंट ब्रांच वो ब्रांच है जो खुद बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करती है। सिंपल सी एक लैंग्वेज में सिंपल सी एक डेफिनेशन मैंने दे दी। डिपेंडेंट ब्रांच वो ब्रांच है जो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट खुद मेंटेन नहीं करती है। मतलब क्या हुआ, क्या इसके फिर कोई बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करता होगा? खुद नहीं मेंटेन करते तो कौन मेंटेन करता होगा? ऑब्वियसली हेड ऑफिस मेंटेन करता होगा। तो अगर कोई ऐसी ब्रांच है जो सेल्फ बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करती और उसका हिसाब किताब भी हेड ऑफिस को ही मेंटेन करना पड़ता है, कितना सामान बिका, कितना सामान बचा, कितना कस्टमर से लेना है, कितना पैसा देना है, ये सारा अकाउंटिंग वर्क अगर हेड ऑफिस में हो तो हम बोलते हैं उसे क्या है, वो डिपेंडेंट ब्रांच। रियलिटी में ऐसी ब्रांच जो बहुत छोटे स्केल पे खोली गई है और वहां पर खर्चा कम से कम करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अभी वो मैच्योर नहीं है, अभी वहां पे ज्यादा इतना रेवेन्यू नहीं आ रहा। आप अपना खर्चा भी किस हिसाब से करते हैं? जितना प्रॉफिट कोई काम से होता है उसी हिसाब से तो खर्चा किया जाता है। कमाई है 100 रुपए की और खर्चा होगा 150 रुपए, तो उस काम को करने का क्या फायदा? तो हमारी अभी ब्रांच एक स्टार्टिंग पॉइंट पे है, जस्ट हमने स्टार्ट किया, अभी रेवेन्यू वहां पे ज्यादा हो नहीं रहे हैं, काम का ज्यादा भी है नहीं, तो वहां पे एक परमानेंट अकाउंटेंट बैठा के उसकी सैलरी का बोझ और डाल देना ब्रांच के ऊपर तो बेवकूफी होगी। तो जो ऐसी ब्रांच होती है जो लो स्केल पे काम कर रही है, स्मॉल स्केल पे काम कर रही है, ज्यादा पेपर वर्क वहां पे हो नहीं रहा, ज्यादा काम काज नहीं है, तो परमानेंट अकाउंटेंट की जरूरत भी नहीं होगी, तो ऐसी ब्रांच क्या बन जाती है? डिपेंडेंट ब्रांच बन जाती है। और इनके अकाउंटिंग वर्क भी कौन करते हैं? फिर हेड ऑफिस करते हैं। दूसरी होती है इंडिपेंडेंट ब्रांच। नाम से पता चल गया इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब वहां पर इंडिपेंडेंट अकाउंटिंग भी हो रही होगी। यहां पे आपके पास एक अकाउंटेंट होगा जो ब्रांच का हिसाब किताब रखने के लिए रखा गया होगा। यहां पे आपके पास ब्रांच पे अकाउंटेंट नहीं बैठा है, यहां पे ब्रांच के पास भी एक अकाउंटेंट है, वो वहां पे अपना अकाउंट बना के हेड ऑफिस को सबमिट करेगा। तीसरी जो होती है फॉरेन ब्रांच। जो फॉरेन ब्रांच होती है वो देश के बाहर विदेश में काम कर रही है, वहां की करेंसी भी डिफरेंट होती है। इंडिया में अगर आप काम कर रहे हैं रुपीज में आपको सेल मिलती है, रुपीज में डील होते हैं, वही बिजनेस हम यूएस में ले जाए तो क्या हो जाएगा? डॉलर में बनेगी, और फिर वहां पर तो भाई अकाउंटिंग सेपरेट करना जरूरी हो ही जाएगा। इंडियन करेंसी और फॉरेन करेंसी में बात नहीं बनेगी। तो ये जो जितनी भी आपकी फॉरेन ब्रांचेस होती है वो सारी की सारी किस टाइप की ब्रांच होती है रियलिटी में? वो सारी की सारी इंडिपेंडेंट टाइप की ब्रांच होती है, क्योंकि वहां पे भी बुक्स ऑफ अकाउंट सेपरेटली मेंटेन किए जाने जरूरी हो जाते हैं। इवन कंट्री का लॉ कहेगा कि वहां पे अकाउंट्स मेंटेन होने चाहिए। तो इसलिए हमारी फॉरेन ब्रांच भी एक टाइप से कौन से टाइप की ब्रांच है? इंडिपेंडेंट टाइप की ब्रांच है। अच्छा, अभी फिलहाल हम किसकी बात करने वाले और कितना आपके सिलेबस में? बीकॉम प्रोग्राम में ना तो ये फॉरेन ब्रांच आपके सिलेबस में और ना ही इंडिपेंडेंट ब्रांच सिलेबस में। हाँ, ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स को इंडिपेंडेंट ब्रांच भी सिलेबस में, बट प्रोग्राम के अंदर ये वाली इंडिपेंडेंट ब्रांच भी सिलेबस में नहीं है। फिर हमारे सिलेबस में क्या बचा? फिर डिपेंडेंट ब्रांच। अब है कि डिपेंडेंट ब्रांच की अकाउंटिंग कैसे की जा सकती है? इसके एक नहीं बल्कि इसके अनेक तरीके हैं। 3 तरीकों से ये अकाउंट्स मेंटेन किए जा सकते हैं, और तीनों तरीकों में चाहे जोन सा भी तरीका अपनाओ, ये तो अपनी सहूलियत के हिसाब से हम चूज करेंगे कि टाइप 1 बेटर है हमारे लिए, के टाइप 2 बेटर है, के टाइप 3 बेटर है। आंसर सबसे सेम आएगा, लेकिन हमारी सहूलियत किसी एक टाइप में ज्यादा होगी और दूसरे टाइप में थोड़ी सहूलियत कम कर दी। थोड़ा सा टाइप में थोड़ा सा अकाउंट मेंटेन करने का स्ट्रक्चर थोड़ा सा बदल जाएगा। 3 टाइप से आप डिपेंडेंट ब्रांच की अकाउंटिंग कर सकते हैं, जिसमें से एक रहेगा हमारा डेटर सिस्टम, दूसरा हमारा रहेगा स्टॉक एंड डेटर सिस्टम, और तीसरा हमारा रहेगा फाइनल अकाउंट सिस्टम। अब आप चाहे कोई सा भी सिस्टम यूज करो, आपके जो फाइनल रिजल्ट निकलेंगे, जो नेट प्रॉफिट इज ब्रांच है, ऑब्वियसली ब्रांच में भी हम ये तो जानना चाहेंगे ब्रांच खोल के आखिर नफा नुकसान कितना हो रहा है। तो तीनों में से कोई सा भी सिस्टम फॉलो करोगे, आपको फाइनल रिजल्ट नेट प्रॉफिट आपको सेम मिलेगा, लेकिन जो प्रोसीजर है वहां तक पहुंचने का, जो नेट प्रॉफिट तक पहुंचने का, वो थोड़ा सा लिटिल जो है वो डिफरेंट होगा। जो डेटर सिस्टम है वो उस टाइप की ब्रांचेस के लिए है जिसके अंदर लिस्ट मिनिमम टू मिनिमम अकाउंटिंग वर्क किया जाता है।
जो मिनिमम अकाउंटिंग वर्क करके प्रॉफिट निकालने का तरीका है वो कौन सा होगा? हमारा डेटर सिस्टम, जिसको हम अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। इससे ज्यादा थोड़ा सा ज्यादा हमारा अकाउंटिंग प्रोसीजर फॉलो करके प्रॉफिट निकालने का जो सिस्टम होगा वो क्या होगा? स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। वैसे आप नोटिस करोगे डेटर सिस्टम मींस कुछ डेटर्स की बात होगी इसमें स्टॉक एंड डेटर थोड़ा सा टर्म भी थोड़ी सी बड़ी होगी, स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। इससे ज्यादा अकाउंटिंग वर्क यहां पे होगा। और फिर फाइनल अकाउंट सिस्टम, जैसे आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के प्रॉफिट निकालते हैं, उस सिस्टम से भी इसमें प्रॉफिट निकाला जा सकता है। बट ये जो सिस्टम है, क्योंकि डिपेंडेंट ब्रांच हम कर रहे हैं और हमारी बहुत सारी ब्रांच होगी, तो इतना हम एग्जॉस्ट लेवल पे अकाउंटिंग प्रोसीजर फॉलो नहीं करेंगे जैसा कि आप नॉर्मल ट्रेडिशनल लाइफ में करते हैं। हर चीज के अकाउंट अलग अलग ओपन करने का जो सिस्टम है वो इसमें अवॉइड किया जाएगा। और जैसे आपने कंसाइनमेंट में एक ही अकाउंट बना के सारे खर्चे सारी इनकम एक जगह रिकॉर्ड कर दी, करीब करीब वैसी ही चीजें इसमें भी देखने को आपको मिलेंगी। लिमिटेड हम अकाउंट्स मेंटेन करके अपना प्रॉफिट निकालने की कोशिश करेंगे अगर हम डिपेंडेंट ब्रांच को फॉलो कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है। फर्स्ट अब मेथड हम ब्रांच का शुरू कर रहे हैं जो कि है डेटर सिस्टम। डेटर सिस्टम यूज करने में बहुत ज्यादा आसान है और इसमें हेड ऑफिस, ये बात तो हमें समझ में आ गई है कि हम डिपेंडेंट ब्रांच अगर कर रहे हैं तो सारी अकाउंटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? हेड ऑफिस की। जितने भी अकाउंट्स जो कि फेयर अकाउंट्स हैं वो सारे किसके पास बनेंगे? हेड ऑफिस के पास। अगर ब्रांच ने कोई अकाउंट बना भी लिया तो वो रियलिटी में फेयर अकाउंट की कैटेगरी में नहीं आएगा, वो एक रफ पेपर वर्क होगा, रफ वर्किंग होगी जो उसे सबमिट करनी पड़ेगी हेड ऑफिस को, क्योंकि उसके पास अगर कोई अकाउंटिंग वर्क हुआ भी तो उसमें जीरो के इक्विवेलेंट है। हाँ, थोड़ी बहुत अकाउंटिंग ब्रांच लेवल पे हो सकते हैं, थोड़ा बहुत हिसाब किताब रख सकते हैं, लेकिन उन हिसाब किताब को हम फेयर अकाउंट्स नहीं कंसीडर करेंगे। फेयर अकाउंट किसके पास बनेंगे? फेयर अकाउंट मैं यहां पे लिख रहा हूं इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। हेड ऑफिस के पास बनेंगे फेयर अकाउंट, लेकिन इन अकाउंट के लिए ब्रांच को भी कुछ पेपर वर्क करना पड़ सकता है। ब्रांच लेवल पे कुछ पेपर वर्किंग हो सकती है जिनको कि उसे किसे सबमिट करना पड़ेगा? हेड ऑफिस पे को, और हेड ऑफिस पे उसके बेस पे प्रॉपर फाइनल अकाउंटिंग की जाएगी। ये जो सिस्टम हमारा डेटर सिस्टम है उसमें सिर्फ एक अकाउंट से हम अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं और वो अकाउंट जो हमें बनाना पड़ेगा वो होता है हमारा ब्रांच का अकाउंट। ओनली सिंगल अकाउंट सफिशिएंट होगा हमारा ब्रांच का प्रॉफिट पता लगाने के लिए, ब्रांच अकाउंट। और ये जो ब्रांच अकाउंट प्रॉफिट बताएगी किस मैथोलॉजी को लेकर बताएगी, इसके अंदर दो पॉइंट इसमें बना लिए जाएंगे। मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, एक होगा इसमें हेड ऑफिस, एक होगी इसमें ब्रांच, और एक होगी ब्रांच किस काम के लिए खोली गई? किस काम के लिए खोली गई है? रियलिटी में हमारा प्रोडक्ट बेचने के लिए, और प्रोडक्ट बेचने के लिए उसे यहां पर अपने लेवल पे बहुत सारे लोगों से डील करना पड़ेगा, खर्चे भी करने पड़ेंगे, इनकम भी होगी उसके पास। ठीक है। ये जो सिस्टम है ये क्या कह रहा है कि कौन सा सिस्टम है? डेटर सिस्टम। डेटर सिस्टम है। तो इस मेथड की जो मैथोलॉजी है वो ये है कि हेड ऑफिस अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं। हेड ऑफिस के लिए ब्रांच उसकी डेटर की तरह अज्यूम की जाएगी। रियलिटी में ब्रांच उसकी डेटर नहीं है। ब्रांच को जो सामान भेजा गया है वो किसी कस्टमर को दिया हुआ सामान नहीं है। रियलिटी में जब यहां पर सेल होगी तब किसी कस्टमर के सेल हुई है, मानी रियलिटी में सेल हुई है। अगर मैंने सामान ब्रांच को दिया तो कोई सेल नहीं हुई है अभी। लेकिन ये जो सिस्टम है, नाम ही इसका डेटर सिस्टम इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें ब्रांच को ही लाइक हमारा एंड कस्टमर कंसीडर कर दिया जाता है। हमारी जो इसके अंदर जो अकाउंटिंग प्रोसीजर है वो इस तरह से चलेगा कि भाई हेड ऑफिस और डेटर दो लोगों की डील है, जैसे यहां पे रिकॉर्ड होना है। रियलिटी में आप अकाउंट्स में ये तो करते हैं, ग्राहक आगे क्या करता है उसकी थोड़ी हमारी जिम्मेदारी होती है। आपने सामान मिस्टर ए को बेचा, आप अपनी बुक्स में ए का अकाउंट ओपन करेंगे। अब ए उस सामान का आगे क्या करता है? बनाता है, बेचता है, आग लगाता है, आपको उसकी भी अकाउंटिंग करनी पड़ती है क्या? नहीं। आपने ए को सामान बेचा, उससे पैसा लिया, बस ये काम की आपको अकाउंटिंग एंट्री करनी है। आपका और ए के बीच में जो काम हुआ सिर्फ उसकी अकाउंटिंग आपको करनी है, उसके आगे उसने क्या किया उसकी अकाउंटिंग आपको नहीं करनी होती। तो अगर मैं इसमें डेटर सिस्टम फॉलो कर रहा हूं तो मैं हेड ऑफिस हूं और ब्रांच मेरी क्या बन गई? डेटर। रियलिटी में डेटर है नहीं, जस्ट अजम्पशन ले लो कि वो हमारी डेटर है। और अगर वो डेटर है
तो इसका मतलब सिर्फ इसके बीच में जो भी लेन देन होगा, मतलब हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में जो लेन देन होगा, सिर्फ उसी ट्रांजैक्शन को यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, पोस्ट करना पड़ेगा। अगर कोई भी काम ब्रांच ने आगे किया, ब्रांच ने चाहे सेल किया, ब्रांच ने कोई एक्सपेंस किया, ब्रांच ने कोई कलेक्शन की, तो वो कोई भी अकाउंटिंग यहां तक नहीं पहुंच पाएगी, ये वाली एंट्री यहां पर नहीं जाने वाली है। सिर्फ हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में जो घटनाएं घट रही हैं, सिर्फ उतनी ही ट्रांजैक्शन को आप यहां पर शो करने वाले हैं। इतना करके भी लेकिन आपका फाइनल जवाब आ जाएगा, इसमें किसी किस्म की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। आपको बस ये ध्यान रखना है, हेड ऑफिस और ब्रांच, इनके बीच में जो कुछ भी घटनाएं घटेंगी वो सारी की सारी घटनाएं हमारे इस ब्रांच अकाउंट में पोस्ट होंगी। लेकिन अगर ब्रांच आगे कुछ भी काम करती है, चाहे वो एक्सपेंस करे, चाहे वो सेल करे, चाहे वो कलेक्शन करे, चाहे वो कुछ भी करे, ब्रांच की फर्दर एक्सपेंस, फर्दर इनकम की कोई भी एंट्री वहां पर सीधा नहीं जाने वाली है। ठीक है। हाँ, फिर ये जो काम हो गए उनकी रिकॉर्डिंग कैसे की जाएगी, उसके लिए हेड ऑफिस के पास कुछ रफ अकाउंट बनाए जा सकते हैं, या तो ब्रांच लेवल पे कुछ रफ अकाउंट बनाए जा सकते हैं। मेन अकाउंट, फेयर अकाउंट सिर्फ ब्रांच अकाउंट होगा। उसके अलावा वहां पर अगर सामान उधार बिक रहा है, कलेक्शन हो रही है, तो उसके लिए कुछ रफ अकाउंट जरूर बनाए जा सकते हैं, जिनको बोलते हैं कौन से अकाउंट, मेमोरेंडम अकाउंट। मेमोरेंडम अकाउंट्स कौन से होते हैं, मेमोरेंडम अकाउंट्स वो होते हैं जिनको अकाउंट्स में जीरो वेटेज दी जाती है, उनकी अकाउंट्स में कोई वैल्यू नहीं होती। ये रफ अकाउंट होते हैं जो किसी पर्पस को सॉल्व करने के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन इसके अंदर कोई भी डेबिट क्रेडिट करने की लेजर पोस्टिंग हमारे एक अकाउंट में नहीं जाती। तो यहां पर कौन कौन से अकाउंट मेंटेन करे जाएंगे उसकी भी हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं शुरुआत कैसे होगी। सबसे पहले हेड ऑफिस और डेटर, ये तो असल में आ गया, हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच की ही अकाउंटिंग यहां तक आने वाली है। तो हमें सबसे पहले देखना है कि कोई भी हमारा जब कस्टमर होता है तो हो सकता है उसके पास हमारा कुछ ओपनिंग बैलेंस हो जो हमने उससे लेना हो, नहीं हो सकता। ग्राहकों से ओपनिंग बैलेंस भी तो होता है जो हमें लेना होता है, जो पिछले साल हमने सामान उनको दिया था उसका पैसा अगर हमें नहीं मिला तो क्या बोलते हैं उसे, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कस्टमर। अब यहां पर ध्यान रखना, हेड ऑफिस ने तो ब्रांच को सिर्फ सामान ही नहीं दिया होगा, बल्कि वहां पे तो हो सकता है उसने कुछ असेट भी डिप्लॉय कर दिया हो सकता है फर्नीचर भी वहां पे भेजा हो सकता है वहां पे उनको खर्च करने के लिए कैश भी दिया हो। ध्यान रखना, जो कुछ भी हेड ऑफिस ने ब्रांच को दे रखा है वो एक कस्टमर को दे रखा है एक तरह से, और जितना भी बैलेंस उसके पास है वो सारा का सारा बैलेंस वापस लेने का इसका अधिकार भी है। तो जितनी भी असेट्स आपकी ब्रांच के पास है वो सारी की सारी ओपनिंग बैलेंस ऑफ असेट्स, ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर बन जाएगा। तो यहां पे आप शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम कहेंगे जी सबसे पहले हम लिखने वाले हैं बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी माने ओपनिंग बैलेंस आपके पास क्या है, इसमें जितनी भी असेट आपने दी है, जितनी भी असेट आपने ब्रांच को दे रखी है वो सारे के सारे असेट्स के नाम यहां पे आ जाएंगे, कितनी कितनी वैल्यू का क्या क्या उसको दिया। ऑब्वियसली इसमें सबसे पहले तो स्टॉक ही आपने दिया होगा, जो स्टॉक उसके पास पड़ा हुआ है वो हमारे कस्टमर के पास हमारा पहला बैलेंस। फिर अगर वहां पर कोई कस्टमर से पैसा आपका उधार का बचा, ध्यान रखना उधार का पैसा भी किसके पास जाएगा, हेड ऑफिस के पास जाएगा। जितनी भी इन्वेस्टमेंट, जितनी भी एसेट उसके पास है वो सारी की सारी ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर बन जाएगा। तो अगर वहां पे डेटर्स है उनका बैलेंस, अगर वहां पे फर्नीचर है उसका बैलेंस, वहां पर अगर कोई प्रीपेड एक्सपेंस है उसका बैलेंस, वहां पर कोई कैश है, पैटी कैश वगैरह छोटे मोटे खर्चे करने के लिए जितना भी उसके पास असेट है वो सारी की असेट क्या बन जाएंगे, हमारी ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर बन जाएगी। सबको सही बात। और इसके बाद यहाँ पे क्या आ सकती हैं, अदर असेट्स भी आ सकती हैं। ये हमारा ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर हो गया। अच्छा, ओपनिंग बैलेंस जो डेटर होता है तो वैसे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर होता है। यही सारे नाम एंड में फिर से आएंगे, क्लोजिंग बैलेंस बनके एक ओपनिंग बैलेंस होता है डेटर का और एक होता है क्लोजिंग बैलेंस। तो यहां पर क्रेडिट साइड में भी आएगा बाय बैलेंस सीडी। ये हमारी ओपनिंग असेट थी। सेम यहां पे क्या आएंगे, हमारी क्लोजिंग असेट्स। अपोजिट होता है बैलेंस, क्या क्या आएगा वो सारी चीजें फिर से आएंगी। अब वहां पे लास्ट में स्टॉक कितना पड़ा रह गया, फिर वहां पे डेटर से कितने पैसे कलेक्ट करने हैं, वहां पर फर्नीचर कितने का है, वहां पर कोई प्रीपेड एक्सपेंस है तो वो एक्सपेंस कितने के हैं, और उसके अलावा वहां पर कैश बैलेंस कितना है, और अदर असेट्स वहां पर कितने की हैं। ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस सबको क्लियर है। अच्छा, एक चीज लेकिन वहां पे और हो सकती है, इसमें जो नॉर्मली डेटर के साथ नहीं होती यहां पे हो सकती है, हो सकता है ब्रांच के ऊपर कुछ पैसा उधार हो।
ब्रांच का कुछ आउटस्टैंडिंग हो, वो आउटस्टैंडिंग किसका हुआ, वो भी हेड ऑफिस का हुआ। तो जिस तरह से ओपनिंग बैलेंस ऑफ असेट यहां पे रखी गई है, वैसे ही ओपनिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटीज अगर है तो वो भी इसी अकाउंट में शो करने पड़ेंगे। और तब वो कौन सी साइड में शो करने पड़ेंगे, ऑब्वियसली क्रेडिट साइड में शो करने पड़ेंगे। बहुत ही कम क्वेश्चन में ऐसा कोई ओपनिंग बैलेंस लायबिलिटीज का होगा, लेकिन अगर हो गया तो आपको शो करना पड़ेगा। असेट्स के बैलेंस डेबिट होते हैं और लायबिलिटीज के बैलेंस क्रेडिट होते हैं। सन्ड्री लायबिलिटीज, कौन कौन सी लायबिलिटीज है, कौन कौन सी लायबिलिटी हो सकती है, कोई यहां पे आपके पास कोई क्रेडिटर का बैलेंस हो सकता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो सकते हैं, ज्यादा चीजें इसमें नहीं होंगी, ठीक है। अच्छा, एक चीज और इसके अंदर होगी, वो ये होगा, अगर आपका ये स्टॉक है, आपने नोटिस किया होगा कंसाइनमेंट में भी एक पॉइंट आया था कि हम जनरली अपने एजेंट को अपना कॉस्ट नहीं बताते हैं। हम जो सामान भेजते हैं वो कौन सी वैल्यू पे भेजते हैं, इनवाइस प्राइस पे भेजते हैं। अगर ये आपका स्टॉक इनवाइस प्राइस पे है तो इसका मतलब ये एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा वैल्यू पे शो किया गया है। जितना आपने ज्यादा शो किया उसको हम क्या कर देते थे, रिवर्स कर देते थे। तो वही काम आपको यहां पे करना पड़ेगा। यहां पे क्या हो जाएगा, सन्ड्री लायबिलिटीज के अलावा यहां पे आ जाएगा स्टॉक रिजर्व, जो कि एक्चुअल में लोडिंग होगी। लोडिंग किसकी, लोडिंग ऑफ ओपनिंग स्टॉक, नीचे लिख देता हूं मैं, लोडिंग ऑफ ओपनिंग स्टॉक। तो एक तो 2 एंट्री का टोटल यहां पे आ जाएगा, और उसके अलावा अगर आपका ओपनिंग स्टॉक हुआ तो उसकी लोडिंग एंट्री भी आपको यहां पर डालनी पड़ेगी, ठीक है जी। अच्छा, उसी तरीके से, अच्छा पहले इसका ओपनिंग बैलेंस हमने डाल दिया, तो उसका क्या हो सकता है, फिर क्लोजिंग बैलेंस भी हो सकता है। क्लोजिंग बैलेंस होगा तो यहां पे लिखेंगे टू सन्ड्री लायबिलिटीज, जो कि है क्लोजिंग बैलेंस। यहां पे कौन सा बैलेंस था, ओपनिंग बैलेंस, तो अपोजिट साइड में कौन सा बैलेंस आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस। क्या क्या, वही नाम दोबारा से आ जाएंगे, क्रेडिटर्स आ सकता है, और क्या आ सकता है, और आ सकता है इसमें कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी। और एक चीज और, फिर से स्टॉक है, जहां पे भी स्टॉक होता है वहां पे वो इनवाइस प्राइस पर अगर दिखाया गया, अगर इनवाइस प्राइस पे दिखाया गया तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी भी लोडिंग एंट्री डालनी पड़ेगी, जिसे यहां पे किस नाम से दिखाएगा, वही स्टॉक रिजर्व, जो कि लोडिंग है। लोडिंग है किसकी, क्लोजिंग स्टॉक की। तो एक एंट्री आपकी यहां से आ जाएगी और एक एंट्री आपकी यहां पे आ जाएगी। क्लियर है, ये तो हमारा हो गया ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस। अब बचा रह गया कि इनके बीच में डील क्या होगा। तो अभी तक हमारे पास बैलेंस आ गया है ओपनिंग क्लोजिंग और रिजर्व। अब हेड ऑफिस ने ब्रांच को जो कुछ भी दिया होगा वो भी तो यहां पे आना चाहिए, क्योंकि हेड ऑफिस और ब्रांच के डील ही, कस्टमर और हेड ऑफिस के डील ही यहां पे आने वाले हैं। क्या सिर्फ इतना ही हुआ होगा, नहीं नहीं नहीं, हमने उसको बेचने के लिए और सामान दिया होगा, नहीं दिया होगा। अगर मैं सामान अपनी ब्रांच को देता हूं तो टेक्निकली ब्रांच कस्टमर रिसीवर हो जाएगा। डेटर अकाउंट डेबिट टू गुड सेंड, और डेटर की जगह किसका नाम है, ब्रांच का नाम। तो अगर मैंने गुड सेंड किया तो उससे मेरे डेटर का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, बोलो नहीं हो जाएगा। तो यहां पे क्या लिखूंगा मैं, टू गुड सेंड टू ब्रांच। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे कंसाइनमेंट में गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट होता था, यहाँ पे गुड्स सेंट टू ब्रांच है। हमने गुड्स किसको दे दिया, ब्रांच को दे दिया, यहाँ पे पक्का आएगा। अच्छा, सिर्फ गुड्स देने से बात बन जाएगा क्या, वहां पे स्टाफ को सैलरी भी चाहिए, वहां पे जो हमने शोरूम लिया उसका रेंट भी देना है, वहां पे उसका इंश्योरेंस भी है। ये सारे पैसे वहां पे जो मैनेजर वो अपनी तनख्वाह में से भरेगा क्या, किससे भेजने पड़ेंगे उसके पैसे भी, हेड ऑफिस। तो हेड ऑफिस अगर ब्रांच को कैश दे रहा है, फिर ब्रांच को कुछ दिया, उसकी भी एंट्री यहां पे आनी चाहिए, क्योंकि हेड ऑफिस और ब्रांच का डील हुआ। तो एक एंट्री और यहां पे हो जाएगा टू बैंक, जो कि एक्चुअल में कैश सेंड के लिए लिखा जाएगा कि हेड ऑफिस ने ब्रांच को कितना कैश सेंड किया, किस किस काम के लिए, किसी भी काम के लिए। और ध्यान रखना है, पैसा भेज दिया बस उतनी एंट्री करनी है, उसने उसको कैसे यूज किया वो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। मैंने जब पैसा भेजना तो मैंने हिसाब लगा के भेजना, कितना पैसा उसको टोटल भेजूं, किस बात पे डिपेंडेंट है कि कितना पैसा वहां पे टोटल भेजना है। आप कहोगे सर वहां पे स्टाफ की जो सैलरी है उसको जोड़ लो, एक तो उसके पैसे भेजना है, एक ही चेक बना देना चाहिए। उसके अलावा वहां पे जो रेंट लगेगा उसके पैसे भी जोड़ दो उसके अंदर, और वहां पे कोई इंश्योरेंस अगर है तो उसके पैसे भी जोड़ लो, अगर वहां पे एडवर्टाइजमेंट करानी है उसके पैसे भी जोड़ लो, और थोड़े फालतू पैसे भेजना, छोटे मोटे खर्चे हो जाएंगे, फिर आपको फोन आ जाएगा वरना। तो थोड़ा सा उसको क्या कर देते हैं, पैटी कैश भी भेज देते हैं। इन सबका हिसाब कर लेना कितना बनता है, और एक चेक बना के भेज देना वहां पे। एक ही चेक भेजना काफी होगा, लेकिन वो चेक का जो अमाउंट होगा वो किस बात पे डिपेंड करेगा कि वहां पे टोटल कितना पैसा खर्च होने वाला है। आपको वो सबका टोटल कर लेना है और उसका एक चेक बना के वहां पे भेज देना है।
ठीक है जी। अब वो इस पैसे को कैसे पे करते हैं उसकी एंट्री यहां पर नहीं आएगी। उसने रेंट दिया तो ये तो उसका एक्सपेंस है, हम यहां पे शो नहीं करने वाले। उसने अगर कोई और पैटी का एक्सपेंस कर दिया तो उसको यहां पे शो नहीं करने वाले। हमने तो जितना पैसा ब्रांच को दिया हमने उतना ऑलरेडी शो कर दिया। आगे ब्रांच जो इसको यूज करेगी उसकी एंट्री हमारी ब्रांच की ये जो अकाउंट है उसमें नहीं आएगा। ये तो कस्टमर आगे यूज कर रहा है, तो कस्टमर के आगे की अकाउंटिंग यहां पर नहीं आ सकती। ठीक है जी। फिर उसके बाद क्या पता चलेगा, उसके थोड़े दिन के बाद फिर स्टाफ का जो काम है वो करेंगे, सामान बेचेंगे। बेचने के बाद वो पैसा किसके पास इकट्ठा हो जाएगा, यहां पे जो तुमने मैनेजर रखा होगा ना उसके पास ये सेल्स का सारा पैसा इकट्ठा होने लगेगा। इस काम की एंट्री हमें नहीं करनी है। वो जो सामान बेचेगा उसकी भी एंट्री यहां पर नहीं करनी है। लेकिन मेरा सवाल है, जब ये पैसा उसके पास इकट्ठा हो जाएगा तो उस पैसे का मैनेजर आखिर करेगा क्या? अब तो एंट्री करनी पड़ेगी, क्योंकि अब उसे ब्रांच से अगर कैश रिटर्न मिल रहा है तो ब्रांच और हेड ऑफिस का डील हो गया, और ब्रांच और हेड ऑफिस का डील तो यहां पे पक्का शो हो जाएगा, और ये उसके लिए इनकम का सोर्स बनेगा। जो पैसा उसने लगाया वो एक्सपेंस हुआ, सारा डेबिट हो गया। गुड्स पे पैसा लगाया और भेजने में पैसा लगाया, खर्चा किया, सब एक्सपेंस। तो वहां से जो रेमिटेंस आएगा, जो वहां से पैसा लौट के आएगा, वो क्या बन जाएगी? उसकी इनकम। और ग्राहकों से मिला हुआ पैसा हमारी जर्नल एंट्री में, नॉर्मल जर्नल एंट्री में क्या एंट्री बनती है उसकी? कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और कस्टमर इस समय कौन है? हमारा ब्रांच है, तो ब्रांच को क्रेडिट होना पड़ेगा। किस चीज की एंट्री की जाएगी? यहां पे लिखा जाएगा बाय बैंक रेमिटेंस। बाय बैंक रेमिटेंस। रेमिटेंस का मतलब वहां से लौट के क्या पैसा आया। ध्यान रखना, मैं सेल की एंट्री नहीं डालने वाला, मैं तो जितना पैसा उससे मिला उसकी एंट्री डालने वाला हूं। अगर यहां पर सेल मेरी, मैं कहता हूं कि 5 लाख रुपए की, तो जरूरी नहीं है कि यहां पे भी एंट्री 5 लाख की हो, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, क्योंकि सेल के बाद कुछ कस्टमर ऐसे होंगे जिन्होंने पैसा भी नहीं दिया होगा, क्रेडिट सेल होगी। ठीक है, कुछ ऐसा हो सकता है पुराने कस्टमर थे उन्होंने फालतू पैसा दे दिया हो, तो ये भी हो सकता है 5 लाख की जगह आप 4.5 लाख भर रहे हो, और ये भी हो सकता है 5 लाख की बजाय 5.25 लाख रुपए, क्योंकि यहां पर तो सेल की एंट्री थोड़ी आनी है, ब्रांच से कितना कैश आया उसकी एंट्री आने वाली है। तो ये दो चीजों पे मेन डिपेंडेंट है। नंबर 1, वहां पर कैश सेल्स कितनी हुई है, क्योंकि कैश सेल्स का तो सारा पैसा भेजा जा सकता है। अब ध्यान रखना, कैश सेल डील तो उसका है, लेकिन फिर भी हेड ऑफिस तक पहुंच जाएगी बात ये, क्योंकि हेड ऑफिस के पास भी ये डील पहुंचेगा। और दूसरी चीज किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है ये? कलेक्शन कितनी हुई है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। ग्राहकों से कितना पैसा मिला है, जो पैसा मिला है वही भेजेगा, अगर पैसा रुक गया तो भी पैसा हेड ऑफिस तक नहीं पहुंच पाएगा। इसमें भी सम टाइम, नॉट इन ऑल क्वेश्चन, उसमें भी सम टाइम इतना पैसा भी नहीं आ पाता अगर वहां पे कोई ऐसा एक्सपेंस हो जाए जिसके लिए हेड ऑफिस ने पेमेंट ना की हो। वहां पे कोई ऐसा एक्सपेंस हो रहा है जिसकी पेमेंट हेड ऑफिस ने नहीं की है, तो ऐसी सिचुएशन में ब्रांच का मैनेजर वो खर्चा भी काटेगा, अपनी जेब से थोड़ी करेगा वो। तब ऐसी सिचुएशन में नॉर्मली 99% इतना ही पैसा भेजे जाता है। अगर कोई खर्चा अगर वहां पे हो रहा है जिसके लिए हेड ऑफिस ने पैसा नहीं दिया तो आउटस्टैंडिंग में रखा जा सकता है। लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर परमिशन मिल जाए कि भाई ये एक्सपेंस आप काट के भेज देना, तो यहां पे इतना पैसा फिर हेड ऑफिस तक नहीं पहुंचेगा। हेड ऑफिस तो उतने की एंट्री है जितना कैश इसके हाथ में आने वाला है। तो अगर कोई एक्सपेंस वहां पे हो गया, एनी डिडक्शन अगर क्वेश्चन के अंदर गिवन है जो कि एक्सपेंस से जुड़ी हो सकती है, वो क्या करनी पड़ सकती है? माइनस करनी पड़ सकती है, और बाकी जो बचेगा पैसा वो हेड ऑफिस तक पहुंच जाएगा। अब ये बात समझ में आ गई, क्योंकि हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच की डील ही यहां पे शो की गई है, जिसमें क्या होगा, हमने गुड्स भेज देना है और उसे पैसा भेज देना है। आगे उसने क्या यूज किया वो यहां पर नहीं रिकॉर्ड सकता, और जब उससे सामान बिक जाएगा, कलेक्शन होगी, उसके बाद जो उससे कलेक्शन होगी उसको यहां पे दिखाए जाएंगे रेमिटेंस के रूप में, कितना पैसा हमें रेमिट उसने किया। और आगे के डील जितने भी हैं वो यहां पे शो नहीं होंगे आगे के डील के, लेकिन फिर भी हमें कई बार वर्किंग करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहां पे जैसे रेमिटेंस आपको निकालनी है, उसके लिए आपको 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी। नंबर 1 कैश सेल्स, नंबर 2 कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। तभी पता चलेगा ना हेड ऑफिस से कितना पैसा हमें पहुंचा है। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली ये फिगर अगर नहीं पता तो डेटर का अकाउंट ओपन करना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि डेटर के अकाउंट से ही तो पता चलेगा आखिर वहां पे कितनी कलेक्शन हुई है। लेकिन ध्यान रखना, अगर आपने डेटर अकाउंट बनाया तो ये एक रफ अकाउंट की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि फेयर अकाउंट तो सिर्फ एक ही है। अगर आपको स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस नहीं मिल रहा तो आपको ब्रांच का स्टॉक अकाउंट ओपन करना पड़ सकता है। लेकिन ध्यान रखना, ये स्टॉक अकाउंट अगर आप बना रहे हो तो अपनी एक काम को आसान बनाने के लिए, काम को सॉल्व करने के लिए बना रहे हो। मेन अकाउंटिंग का वो हिस्सा नहीं है, वो मेमोरेंडम अकाउंट में गिना जाएगा, रफ अकाउंट में गिना जाएगा।
इस अकाउंट को बनाने के लिए आपको ध्यान से देखें तो स्टॉक का मेन बैलेंस रिक्वायर्ड है, क्योंकि देखो ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक भी है और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक भी है। कंसाइनमेंट में भी स्टॉक की कैलकुलेशन करनी पड़ती थी, स्टॉक का अकाउंट बनाना पड़ सकता है। दूसरा, ग्राहकों का अकाउंट बनाना पड़ सकते हैं, क्योंकि देखो ओपनिंग बैलेंस डेटर है, क्लोजिंग बैलेंस डेटर है और उसकी कलेक्शन की एंट्री भी है। नॉर्मली फर्नीचर है, उसके अंदर तो सिर्फ डेप्रिसिएशन लगाना होगा, अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रीपेड एक्सपेंस वगैरह कोई होगा तो वो बताएगा, लेकिन दो चीजों के अकाउंट आपको बनाने की आवश्यकता नॉर्मली किसी क्वेश्चन में पड़ सकती है, क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस यहाँ पे ज्यादा है। एक तो गुड्स जो स्टॉक आपका है उसकी, दूसरा आपका जो डेटर है उसकी। ये दोनों अकाउंट आपको बनाने पड़ सकते हैं, क्योंकि आपको उससे बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ सकती है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो अब देख लेते हैं कि वो अकाउंट अगर बनाने पड़े तो कैसे बनाने पड़ेंगे। ये मेमोरेंडम अकाउंट की कैटेगरी में, जिसे ब्रांच लेवल पे या हेड ऑफिस लेवल पे कहीं पे भी मेंटेन किया जा सकता है, लेकिन ये अकाउंटिंग पार्ट का मतलब रियल अकाउंटिंग के अंदर नहीं गिना जाएगा। रियल अकाउंट में सिर्फ यही एक अकाउंट होगा। अच्छा, एक इसमें फाइनल चीज और रह गई है, इसका जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा। ऑब्वियसली अगर इनकम साइड का टोटल बड़ा आएगा, क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा आएगा, तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, जो कहाँ डाल दिया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेजा जाएगा, जो कि इस अकाउंट का नेट प्रॉफिट होगा। और अगर डेबिट साइड एक्सपेंस को भी शो करती है, तो अगर यहाँ पे आ गया तो क्या लिखेंगे हम, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखेंगे, जो कि हमारा क्या होगा, नेट लॉस। तो इन दोनों में से कुछ भी आ सकता है, प्रॉफिट भी आ सकता है और लॉस भी आ सकता है। मेनली हमारे सामने प्रॉफिट आएगा, लॉस आएगा तो इधर डालना पड़ेगा और प्रॉफिट आएगा तो इधर डालना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद मेमोरेंडम अकाउंटिंग की बात कर लेते हैं। मेमोरेंडम अकाउंटिंग में सबसे पहले जो आपको बनाना पड़ सकता है वो बनाना पड़ सकता है ब्रांच का स्टॉक अकाउंट। कैसे शुरुआत होगी, सबसे पहले देखेंगे कि भाई ओपनिंग बैलेंस हमारा स्टॉक का कितना था, जो कि यहाँ पे किस नाम से लिखा जाएगा, बैलेंस बीडी ओपनिंग स्टॉक। ये स्टॉक वही है जो यहां पे लिखा है तुमने, ये सेम है, कोई फर्क नहीं है। फिर इस स्टॉक के अंदर थोड़ी बढ़ोतरी होगी, कब, जब हेड ऑफिस उसको बेचने के लिए और माल भेजेगा। बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, जिधर बैलेंस पड़ा है उधर एंट्री करें तो स्टॉक अपने आप बड़ा हो जाएगा। अगर मैं बोलूं 10,000 और 1 लाख का मैंने और माल भेजा, तो 1,10,000 कैसे बनेंगे, जब यहीं पे एंट्री और कर दी जाए, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। क्लियर है, बढ़ गया सामान। 10,000 का ओपनिंग स्टॉक और से 1 लाख रुपए का सामान हेड ऑफिस ने दे दिया। अब ये स्टॉक कम कब होगा, जब ये सामान बिकेगा। अच्छा, बेच हम दो तरीके से सकते हैं, नकद भी बेच सकते हैं और उधार भी। अगर हमने कैश में सेल कर दिया तो यहां पे सीधा लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। ये हमारी सेल्स ही है, बट कौन सी सेल्स है हमारी, कैश सेल्स है। लेकिन अगर हमने उधार माल बेचा तो सीधा कैश नहीं मिलेगा, तब हमारा ब्रांच का डेटर अकाउंट यूज करना पड़ेगा। तब यहां पे क्या लिखेंगे, बाय ब्रांच डेटर्स अकाउंट। ये कब लिखेंगे, जब हमारी क्रेडिट सेल्स हुई होगी, तब हमें ये लिखना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, और कोई वजह हो सकती है कि हमारा स्टॉक में बैलेंस कम हो जाए। हाँ जी, शॉर्टेज हो सकती है, चोरी हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकते हैं, उसकी वजह से भी हमारा सामान जो है वो अवेलेबिलिटी उसकी कम हो सकती है। ये स्टॉक अकाउंट है, रियल अकाउंट है। बढ़ाना है किसी भी वजह से, बढ़ाया तो डेबिट होगा और घटाया तो किसी भी वजह से क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो किसी भी किस्म का लॉस अगर हो जाता है, नॉर्मल नेचर का लॉस हो जाए, नॉर्मल लॉस हो जाए, या फिर एबनॉर्मल लॉस हो जाए, लॉस चाहे कोई सा भी हो जाए, आपका स्टॉक का बैलेंस कम होगा। एक्सीडेंटल लॉस हमारे एबनॉर्मल लॉस होते हैं और नेचुरल लॉस हमारे नॉर्मल लॉस होते हैं। अच्छा, एक और वजह हो सकती है कि सामान आपका कम हो जाए। हो सकता है कोई सामान हेड ऑफिस ने ब्रांच को डिफेक्टिव भेज दिया हो सकता है ना, कोई डिफेक्टिव सामान ब्रांच तक पहुंच गया, तो ब्रांच वाले फिर क्या करेंगे, वापस उसे हेड ऑफिस को नहीं लौटा सकते क्या। यहाँ पे गुड सेंट हुआ, अगर कोई माल डिफेक्टिव आ गया और वो रिटर्न करते हैं तो हम इसके लिए कोई नई अकाउंटिंग नहीं करेंगे, इसी एंट्री को रिवर्स करना पड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट सेंट में फिर से आ सकते हैं, क्या नया अकाउंट, नया नाम यूज नहीं करना, बाय गुड सेंट टू ब्रांच, ब्रैकेट में लिख देते हैं भाई, रिटर्न की वजह से भी लिखना पड़ सकता है, फिर रिटर्न हो गया। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, और उसके अलावा यहां पर फिर जो बाकी बचेगा वो बचेगा हमारा बैलेंस सीडी, जो कि क्लोजिंग बैलेंस होगा। ठीक है। स्टॉक के बढ़ने का एक कारण और भी हो सकता है, वो है कि सेल्स रिटर्न हो सकती है। स्टॉक घटने के तो कारण मैंने बता दिए, बढ़ने का एक कारण एक और हो सकता है। इसके अंदर हो सकता है कोई ग्राहक ऐसा हो जिसको हमारा माल पसंद ना आए और वो वापस कर जाए, तो किसको वापस करेगा, वो ब्रांच वालों को ही वापस करें। तो ब्रांच का स्टॉक उस समय भी बढ़ सकता है जब उसके पास क्या हो जाए, सेल्स रिटर्न हो जाए। तो वो एंट्री क्या करेगा, ब्रांच डेटर की एंट्री रिवर्स कर देगा, जो कि सेल्स
रिटर्न हुए। बात समझ में आ गई? और उसके अलावा क्या हो सकता है रीज़न? एक रीज़न हो सकता है कि कोई काउंटिंग मिस्टेक वगैरह हो गई हो, या फिर आपके पास कोई स्टॉक सरप्लस आ गया हो। ऑब्वियसली सरप्लस कब हो सकता है? जब आपने कोई सामान बेचने में गलती कर दी और ग्राहक कोई सामान छूट गया उसका, या किसी वजह से आपके पास एक्सेस स्टॉक निकल के आ गया, जो सोचा था उससे ज़्यादा, तब यहाँ पे आ सकता है आपका सरप्लस भी आ सकता है ऑफ स्टॉक। ये बहुत रेयर सिचुएशन है, बट कभी किसी क्वेश्चन में आ सकता है। क्लियर है? अच्छा, एक जब मैंने आपको ये बात बताई तो एक छोटी सी चीज इंफॉर्मेशन मिस हो गई, वो है गुड्स एंड हमारा इनवाइस प्राइस पे हो सकता है। और अगर गुड्स एंड इनवाइस प्राइस पे हो गया तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर एक लोडिंग एंट्री करनी पड़ेगी बाय गुड्स एंड टू ब्रांच लोडिंग। ये पुराना ही सिस्टम है, कोई नई बात नहीं है। जहाँ पे भी गुड्स होता है, अगर वो इनवाइस प्राइस पे है तो उसकी लोडिंग एंट्री पास करनी पड़ती है। ठीक है भाई, ये वाला अकाउंट भी अब क्लियर है। अच्छा, इसके बेस पर आपको एक अकाउंट और ओपन करना पड़ सकता है। कौन सा अकाउंट करना पड़ सकता है ओपन? ब्रांच का डेटर अकाउंट, ब्रांच डेटर्स अकाउंट। इसमें कहाँ से शुरुआत होगी? वही सबसे पहले लिखेंगे हम अपना ओपनिंग बैलेंस, जिसको लिखते हैं यहाँ पे किस नाम से? टू बैलेंस BD ओपनिंग बैलेंस। फिर देखो इसमें सबसे पहले कहाँ से इस बैलेंस कैसे डेटर का बढ़ेगा? वो जो आपने उधार माल बेचा था ग्राहकों के अकाउंट में पोस्ट कर दोगे, आप नहीं कर दोगे कि भैया इतना पैसा और देना पड़ेगा। कहाँ से एंट्री है? ये ब्रांच स्टॉक अकाउंट से एंट्री आई है, जो कि एक्चुअल में क्रेडिट सेल्स की एंट्री है। फिर हम कहेंगे भैया देख ओपनिंग बैलेंस भी हो गया, नया सामान भी तो लेगा, अब निकाल पैसे, जो कि कलेक्शन करवाएगा। कलेक्शन कराएंगे तो कहाँ पे लिखेंगे? बाय कैश या बैंक लिख देंगे। ये है रियलिटी में कलेक्शन, और ये जो कलेक्शन से पैसा इकट्ठा होगा ना, रियलिटी में यही रेमिटेंस बनने वाला है। यहाँ पे रेमिटेंस में जो फिगर डालेंगे कलेक्शन फ्रॉम डेटर, वो यही फिगर होगी जो ब्रांच से हेड ऑफिस तक पहुंचेगी। अच्छा, डेटर का बैलेंस और कम हो सकता है, बढ़ाने के लिए डेबिट और घटाने के लिए क्रेडिट। कब? अगर सेल्स रिटर्न कर देंगे तो भी हमारे डेटर का बैलेंस कम हो जाएगा। देखो आपने ब्रांच डेटर का नाम यहाँ पे डेबिट किया था, यहाँ पे लिखना पड़ेगा बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट। कौन सी एंट्री है ये? सेल्स रिटर्न की एंट्री है। कभी कभी कुछ ग्राहक ऐसे भी हो सकते हैं जो कहीं भी कुछ डिस्काउंट ही दे दो, डिस्काउंट दिया तो फिर डेटर का बैलेंस कम हो जाएगा। यहां पे लिखेंगे बाय डिस्काउंट अकाउंट। कोई बैड डेट्स हो गया तो फिर बैलेंस कम हो जाएगा, बाय बैड डेट्स अकाउंट। और बाकी जो बचेगा वो बचेगा हमारा बाय बैलेंस CD, जो कि रियलिटी में क्लोजिंग बैलेंस होगा। क्लियर है? अच्छा, सम टाइम एक अकाउंट तुम्हें और बनाना पड़ जाएगा। वो छोटा मोटा तुमने देखो पैसा भेज दिया था उसे पैटी कैश, तो पैटी कैश का देखो ओपनिंग बैलेंस था, आपने भेजा भी था, तो उसके अंदर खर्चा अलग अलग होता है। तो आपको ये बताना पड़ सकता है भैया इसने कितना पैसा खर्च किया और कितना पैसा बचा हुआ है, तो उसके लिए आपको एक अकाउंट बनाना पड़ सकता है पैटी कैश अकाउंट। पैटी कैश अकाउंट कैसे? वही सबसे पहले शुरुआत होगी बैलेंस BD से, जो कि ओपनिंग बैलेंस होगा। फिर आपने देखो यहाँ पे नया पैसा भी भेजा उसे खर्च करने के लिए, तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी टू बैंक, जो हेड ऑफिस से उसे कैश मिला है। ये हो गया उसका टोटल कैश, जो उसके हाथ में, मैनेजर के हाथ में इकट्ठा हो गया। ये वो अपनी जरूरत के हिसाब से खर्च करेगा। खर्च कर देगा तो क्या करेगा वो? यहाँ पे एंट्री कर दी पैटी एक्सपेंस हो गए बाय पैटी एक्सपेंसेस। जितना खर्चा होना था, इतना पैसा पहले था, इतना हमने भेजा, इतना खर्चा कर दिया, तो बाकी जो बचेगा उसको क्या बोलेंगे? क्या है उसके पास? बाय बैलेंस CD है, जो कि क्लोजिंग बैलेंस होगा। किसी क्वेश्चन के अंदर हो सकता है कभी तुम्हें अगर पैटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस नहीं पता तो तुम्हें ये वर्किंग भी करनी पड़ जाए। बट ये चीज ध्यान रखना, ये जो 3 अकाउंट मैंने बनाए हैं, मेमोरेंडम अकाउंट है, ये सिर्फ यहाँ पे आके मेन अकाउंटिंग में हेल्प कर रहे हैं, लेकिन इनकी एंट्री को फेयर एंट्री मत मानना। फेयर एंट्री हो भी नहीं सकती है, क्यों? क्योंकि आप नोटिस करोगे तो पता चलेगा कि जो यहाँ पे गुड्स एंड डेबिट है, वो गुड्स एंड यहाँ पे भी डेबिट ही है। लेजर पोस्टिंग तो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जब जाती है तो एक बार डेबिट होता है और दूसरी बार क्या होता है? वो क्रेडिट। लेकिन ये तो फेक है, इसमें क्या गया? डेबिट डेबिट नहीं है और क्रेडिट क्रेडिट नहीं है। वहां पे जो डेबिट क्रेडिट हुआ है वही असली डेबिट क्रेडिट है, और रियलिटी में हमने बनाया इसको इसलिए ताकि वो फेयर कर सके। इसलिए आप यहाँ पे क्या करेंगे? कॉपी कर रहे होंगे, जो यहाँ पे डेबिट है वो वहां पे भी डेबिट ही हो रहा होगा, और जो यहाँ पे क्रेडिट है वो भी वहां पर क्रेडिट। चेक कर लो, बैलेंस BD डेबिट में है और बैलेंस CD क्रेडिट में। आपने यहाँ पे गुड्स सेंड किया, देखो वहां पे भी डेबिट है, यहाँ पे भी डेबिट है, और जो कैश सेल्स की एंट्री चेक करो, वही कैश सेल्स की एंट्री यहाँ पे भी क्या है? क्रेडिट है।
क्योंकि ये मेमोरेंडम अकाउंट है इसलिए इसमें लेजर पोस्टिंग नहीं हो रही है कहीं पे भी, ये सिर्फ हेल्प कर रहा है मेन अकाउंटिंग में। पहले आप इसे नोट करें और फिर उसके बाद मैं इसका क्वेश्चन करने का प्रोसीजर बताता हूँ।